गुड मॉर्निंग दोस्तों। हाय, कैसे हो? अभी हमने पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी टेंस को आगे बढ़ाते हुए प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब सबसे पहले हम इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें इसके बारे में जानना चाहिए। तो सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब ये देखिए, प्रेजेंट में जानते हैं वर्तमान होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब लगातार, कोई भी कार्य लगातार चल रहा हो, कोई भी कार्य लगातार कंटिन्यूअसली मतलब कंटिन्यू काम करते रहना, उसी को हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस टेंस काल। मतलब हम वर्तमान समय में जो कंटिन्यू कार्य कर रहे हैं उसी को क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इस टेंस में एक चीज का आपको होता है, हम लोगों को मालूम पड़ता है कि कोई भी कार्य भूतकाल से चला आ रहा है और वर्तमान में भी उसे हम कर रहे हैं और कब तक करेंगे इसका कोई पता नहीं होता है। कहने का मतलब हमारा है इसकी में समय निश्चित नहीं होता है कि कब से काम शुरू हुआ है और कब तक चलेगा, इसका कोई पता नहीं होता है, और लेकिन वह वर्तमान में कंटिन्यू काम चला रहता है। तो ये हो गया। अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमें यह पता करना है इस टेंस की पहचान क्या होती है। इस टेंस को पहचानने के लिए हमें हिंदी वाक्यों के अंदर हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं। कहने का मतलब है जब भी इस टेंस के हिंदी वाक्य आएगा उस हिंदी वाक्य के अंत में क्या आएगा? रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं। अब इस वाक्य का, ऐसे वाक्य को जब हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो उसके लिए एक फार्मूला है अफर्मेटिव सेंटेंस का। वह फार्मूला है, पहले इसमें सबसे पहले रहता है सब्जेक्ट और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या रहता है? इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। यह है फार्मूला। अब इसी फार्मूले पे हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल देखो, जैसे शीला मधुर गीत गा रही है। मैंने लिखा है शीला मधुर गीत गा रही है। अब इस वाक्य को हमें इसी फार्मूले पर रखना है। तो सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? शीला। अब इसके बाद है इज, एम, आर। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अब इनमें से हमें कोई एक का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इज किसके साथ लगता है, एम किसके साथ लगता है और आर किसके साथ लगता है। जब तक हमें यह नहीं मालूम होगा तब तक हम इसको नहीं लगा पाएंगे। तो सबसे पहले आप बताते हैं हम आपको कि इज क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं। अगर इसी जगह सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर। अगर सब्जेक्ट आई हो, सब्जेक्ट अगर आई हो तो वहां पर क्या लगाते हैं? एम। कहने का मतलब हमारा है कि एक वचनकर्ता के साथ इज, बहुवचनकर्ता के साथ आर और आई सब्जेक्ट के साथ एम का प्रयोग करते हैं। तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? एक वचन है, इसलिए क्या लगेगा? इज। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी करते, मतलब जो क्रिया होती है उसके चार फॉर्म में बनाते हैं हम। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म में जो लगाते हैं हम
क्या लगाते हैं आईएनजी। तो वही फोर्थ फॉर्म यहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे। तो अब इसमें क्रिया क्या है, गाना, गा रही है। तो गा रही है तो गा रही क्या कहते हैं सिंग, तो क्या हो जाएगा सिंगिंग, सिंगिंग स्वीट सॉन्ग। ये वाक्य आपका कंप्लीट हो गया। अब जैसे दूसरा वाक्य मैं दे रहा हूं कि विद्यार्थी कक्षा में शोर मचा रहे हैं। मैंने लिखा है विद्यार्थी कक्षा में शोर मचा रहे हैं। अब इस वाक्य का जो ट्रांसलेट करेंगे पहले क्या होगा सब्जेक्ट विद्यार्थी, स्टूडेंट्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो क्या लगेगा आर लगेगा। यहां पे क्या हो जाएगा आर। मचाने को कहते हैं मेक ए नॉइज, यहां हो जाएगा मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग अ नॉइज। कहां मचा रहे हैं क्लास में, इन द क्लास। ये हो गया आपका दूसरा वाक्य। कहने का मतलब हमारा है कि जब एक वचन करता रहेगा तो इज, बहुवचन करता रहेगा तो आर, और क्रिया की फोर्थ फॉर्म मतलब क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है आईएनजी लगता है। अब एक वाक्य चलो देखते हैं। मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। अब यहां पे सब्जेक्ट क्या है मैं को क्या कहते हैं आई। अभी मैंने बताया कि सब्जेक्ट अगर आई हो तो क्या लगना चाहिए एम। यहां पे क्या हो जाएगा आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ये हो गया। कहने का मतलब मैंने तीनों प्रकार के सब सिंगल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और आई के साथ तीनों एग्जांपल आपको बता दिया है। अब इसमें देख लो, जैसे कहने का मतलब हमारा था एक चीज और भी ध्यान देना कि मैंने अभी शुरुआत में बताया था कि इसमें कंटिन्यू कार्य होते हैं। अभी हमें देखो शीला मधुर गीत गा रही है, मतलब वह अभी भी गा रही है, लेकिन कब से गा रही है और कब तक गाएगी इसमें कोई पता नहीं, मतलब समय का पता नहीं है। इसमें भी विद्यार्थी कक्षा में शोर मचा रहे हैं, कब से मचा रहे हैं कब तक मचाएंगे ये पता नहीं है, लेकिन अभी वो काम क्या कर रहे हैं मचाने का काम जो है, शोर मचाने का वो काम कर रहे हैं। यहाँ पे भी मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, यहाँ पे भी देखो मैं कहने का मतलब मैं स्वयं अभी क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं वो गतिविधि कर रहा हूँ, क्रिया कर रहा हूँ। कब तक करूंगा मालूम नहीं है, कब से कर रहा हूँ वो भी नहीं पता है। तो कहने का मतलब हमारा ओवरऑल है कि इस टेंस में जो क्रिया है वो प्रगति पे रहती है, लेकिन वह कब से शुरू हुआ है और कब तक करेगा उसका कोई पता नहीं होता है, मतलब समय का पता नहीं होता है। तो यह आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस था। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के लिए नेगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है नकारात्मक, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस से ही पता चल जा रहा है कि नकारात्मक, किसी को हम नकार देते हैं। जैसे उसके लिए फार्मूला पहले है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। जैसे शीला मधुर गीत नहीं गा रही है। मैंने एक वाक्य लिखा है शीला मधुर गीत नहीं गा रही है। अब इस वाक्य का हमें इसी फार्मूले पर रखना है। तो अफर्मेटिव जो मैंने पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि इज एम किसके साथ लगता है, बस उसके बाद क्या करना है, तीसरे स्थान पर नॉट का प्रयोग हमें कर देना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, शीला है, शीला। अब इसमें हमें एक वचन करता है, इसमें क्या लगेगा इज नॉट, तीसरे स्थान पर क्या लगा दिया नॉट। शीला इज नॉट सिंगिंग
सिंगिंग स्वीट सॉन्ग। ये आपका ट्रांसलेट हो गया इंग्लिश में। इसमें कुछ नहीं किया, हमने क्या किया है, बस तीसरे स्थान पे क्या कर दिया है, नॉट को जोड़ दिया है, बस और कुछ भी नहीं है। जैसे एग्जांपल और दे रहा हूं कि मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं। मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं। अब यहां पे क्या हो जाएगा, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। ये आपका बन गया। आई के साथ क्या लगा है, एम, इसके बाद तीसरे स्थान पे क्या लगा है, नॉट। हमें कुछ नहीं करना है, कहने का मतलब हमें एक वचन करता है तो ईच, बहुवचन करता है तो आर, और सब्जेक्ट आई है तो एम लगा करके तीसरे स्थान पर क्या जोड़ देना है, नॉट का प्रयोग कर देना। बाकी जैसे अफर्मेटिव का प्रयोग करते थे, किया था हमने, वैसे का वैसा इसमें करेंगे। ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव पढ़ने के लिए अब हम देखेंगे अब जब पढ़े थे अफर्मेटिव सेंटेंस तो उसमें भी इंट्रोगेटिव मैंने पढ़ाया था तो बताया था कि इंट्रोगेटिव हम दो प्रकार से बनाते हैं। पहला है कि जो क्या से शुरू होता है, और दूसरा यही क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे वाक्यों के बीच में आते हैं। तो जो क्या से शुरू होता है उसका जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसके लिए हम फार्मूला लिखते हैं, इंट्रोगेटिव। उसका फार्मूला है सबसे पहले ईच, एम, आर प्लस सब्जेक्ट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर तो क्वेश्चन मार्क। ये आपका हो गया। अब इसी फार्मूले में मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे क्या वे लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। क्या वे लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। अब यहां पर किससे शुरुआत किया है, क्या से शुरू है। जब ऐसे वाक्यों का जो हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में ईच, एम, आर तीनों में से कोई एक लिखेंगे, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वे लड़के। वे लड़के मतलब बहुत सारे लड़के हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, आर। तो आर दोज बॉयज, क्या हो जाएगा, दोज बॉयज, आर दोज बॉयज प्लेइंग फुटबॉल। क्या वे लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। कहने का मतलब हमारा जब भी आपका क्या से वाक्य शुरू होता है तो उस वाक्य का हिंदी में जब हम अनुवाद करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो ईच, बहुवचन है तो आर, अगर सब्जेक्ट आई है तो एम। सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर। जैसे एक एग्जांपल और दे रहा हूं, क्या वह मुंबई जा रहा है। क्या वह मुंबई जा रहा है। अब यहां पे भी देखो क्या है, क्या से शुरू है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहां पे चला जाएगा इज ही गोइंग टू मुंबई। ये हो गया आपका। एक एग्जांपल और देख लो, क्या मैं उसे गाली दे रहा हूं। क्या मैं उसे गाली दे रहा हूं। अब यहां पे क्या से शुरू है, क्या से। इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैं है, मैं तो इंग्लिश में कहते हैं आई। आई के लिए क्या लगता है, एम आई abusing him।
बस एम आई एब्यूजिंग हिम कहने का मतलब हमारा था कि सब्जेक्ट अगर आई है तो क्या लगाएंगे हम एम, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव में मैं एक जो क्या से शुरू होता है उसका बताया मैंने। अब इसमें जो क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे जो बीच में आते हैं उसका लिए ट्रांसलेट है। देखो उसमें हमें कुछ नहीं करना है, केवल क्वेश्चन वर्ड जो है सबसे पहले आ जाएगा। इसमें क्वेश्चन वर्ड जो है सबसे पहले आ जाएगा। इसका फार्मूला है क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए तुम स्कूल में क्या कर रहे हो। तुम स्कूल में क्या कर रहे हो। अब यहां पर देखो क्या शब्द कहां पे आया हुआ है, बीच में। इसके पहले कहां पे आ रहा था, जो इसके पहले मैंने ट्रांसलेट किया उसमें क्या आ रहा था, शुरू में आ रहा था। लेकिन यही बात में जो कहा हुआ गया बीच में आ गया। मैंने बताया कि इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्या से शुरू होता है, एक क्या, क्यों, कब, कहां, बीच में आता है। जब बीच में आता है तो इसका जो हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, जो प्रश्नवाचक शब्द होता है उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड मतलब ये, इसको हम क्या करेंगे, व्हाट। अब उसके बाद इजेमार, तीनों में से कोई एक लिखना है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है, तुम मतलब यू मतलब बहुवचन है, तो क्या लगेगा, आर यू डूइंग इन स्कूल। ये हो गया। व्हाट आर यू डूइंग इन स्कूल, तुम स्कूल में क्या कर रहे हो। अब जैसे तुम दूसरा वाक्य दे रहा हूं, वह कहां जा रहा है। अब यहां से देखो कहां शब्द आया बीच में, इसके लिए हम लिखेंगे वेयर। अब वह सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इसलिए क्या लिखेंगे, इज ही गोइंग। वह कहां जा रहा है। अब यह आपका इंट्रोगेटिव हो गया, कहने का मतलब इंट्रोगेटिव हो गया, समाप्त हो गया। अब इसमें इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव पढ़ने के लिए हमें क्या करना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। अब इसमें मैंने बताया था कि प्रश्नवाचक दो प्रकार के, तो इसमें भी वही दो प्रकार होंगे, बट इसमें केवल क्या जुड़ जाएगा, नॉट जुड़ जाएगा। जैसे क्या से शुरू होगा, तो पहले हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर। जैसे राम बाजार, सॉरी देखो क्या लिखो, क्या राम बाजार नहीं जा रहा है। क्या राम बाजार नहीं जा रहा है। अब यहां पे देखो क्या से शुरू है, जब क्या से वाक्य शुरू है तो सबसे पहले क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, इसके अनुसार राम के अनुसार इज राम नॉट गोइंग टू मार्केट। यह वाक्य हो गया। अब इसमें मैं दूसरा वाक्य ले रहा हूं, क्या तुम अपना गृह कार्य नहीं कर रहे हो। तो क्या हो जाएगा इसके, आर यू नॉट डूइंग होम
वर्क। आर यू नॉट डूइंग होमवर्क, इस तरह हम इसको बनाएंगे जब क्या शुरू होगा तो। लेकिन अगर इसी जगह क्या क्यों को कहा बीच में आए तो हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमें फॉर्मूला में क्या बदलाव करना है, केवल क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड आगे लगा देना है। जैसे देखो क्या हो जाएगा, जैसे राधिका खाना क्यों नहीं पका रही है। राधिका खाना क्यों नहीं पका रही है। अब ऐसे वाक्य का हम क्लास करते देखो क्यों और नहीं बीच में आया हुआ है। अब इसका हम क्या करेंगे, क्यों वाई पहले आ जाएगा, वाई इज राधिका नॉट कुकिंग फूड। यह इसका ट्रांसलेट हो गया। अब इसी जगह जैसे दूसरा वाक्य लिख रहा हूं, जैसे हम टीवी क्यों नहीं देख रहे हैं। क्या हो जाएगा इसका, पहले वाई आर वी नॉट वॉचिंग टीवी। ये हो गया ट्रांसलेट। अब यह आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस समाप्त हो गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।